चार अंग्रेजन जेठानी की एक काली देवरानी की पढ़ाई। अरे शीतल बहन जी, अगले कुछ महीने तक आपके चारों बेटों की कुंडली में राहु केतु की भारी दशा है। ओहो, प्लीज पंडित जी, मुझे ये तो समझ में नहीं आता। ये राहु केतु मेरे चारों बेटों की कुंडली में तो जैसे फेविकॉल की तरह ही चिपक गया है। मतलब इन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। देखिए शीतल बहन जी, ये तो प्रकृति की दशा है जिसे मानना ही पड़ेगा। अब कुछ महीने और इंतजार करना होगा। पंडित जी, आप तो रहने ही दीजिए। अगर मैं आपके चक्कर में रही ना तो पता चला मेरे बेटों के बाल बच्चे होने से पहले ही उनके बाल बाल उड़ जाएंगे। पता नहीं क्या सोच के आपके माँ बाप ने आपका नाम शादीराम रखा था। शादी कराने से ज्यादा अब राहु केतु के लोचे में लगे रहते हैं। बस देखना, कुछ ही दिनों में मैं अपने चारों बेटों की शादी एक खानदानी इज्जतदार घराने में सुंदर 36 गुण वाली लड़कियों से करूंगी। अब आप जाइए। शीतल देवी की ये बात सुनकर पंडित शादीराम वहां से जाने लगता है। तभी शीतल के चारों बड़े बेटे कबीर, सुमित आदि मोहित अपनी 4 अंग्रेजन पत्नियों के साथ बाहों में बाहें डालकर घर आ जाते हैं, जिसे देखकर पंडित शादीराम कहता है, शीतल बहन जी, आपकी 36 गुण वाली बहू लाने का सपना तो अधूरा रह जाएगा। ऐसे तो बड़ी लंबी लंबी फेंकती हैं। आपकी मेरे घर के छत से उड़ने वाली चिड़िया भी सिर पर दुपट्टा लेकर उड़ती है। फिर ये क्या फिल्म है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके चारों अंग्रेजन बहू के कपड़े और दुपट्टा दोनों ही चिड़िया चुरा कर फुर्र हो गई हो? अच्छा चलता है, इस जोर का झटका हाय जोरों से लगा। शादी बन गई उम्र कैद की सजा। ये भगवान से 2 दिन छोटा शादीराम खुद को समझता क्या है? शीतल सेठी से पंगा ले गया। और अगर तुम चारों भाइयों का लव शव का चक्कर था तो मुझे बताया क्यों नहीं? माँ, हमें लगा कहीं आप ये जानकर हमसे गुस्सा ना हो जाओ। अरे माँ भला अपने बच्चों से गुस्सा होती है क्या? और फिर जब चारों बहू एकदम चांद का टुकड़ा हो तो नाराज होना बनता ही नहीं। इट मीन्स मॉम जी, आप हम चारों से नाराज नहीं? नो माई लवली डॉटर्स इन लॉ, आई एम नॉट एंग्री विद यू। तुम चारों को क्या लगा मेरी अंग्रेजन बहुरानियों की अंग्रेजी में खिटपिट करना सिर्फ तुम्हें ही आता है? तुम यहीं ठहरो। शीतल जल्दी से आरती की थाली और चावल से भरी चांदी के 4 कलश अपनी अंग्रेजन बहू के सामने रख देती है। मेरी प्यारी गोरी चिट्टी बहुरानियों, अपने सीधे पैर से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। इसके साथ मिली, लौरा, किया और शीना अंदर आती हैं। तभी किया कहती है, सासू मॉम, ये कौन है? ये तुम चारों का इकलौता देवर है, मेरा छोटा बेटा यश। अब तुम चारों को मिलकर ही अपने देवर के लिए अपने जैसी सुंदर देवरानी ढूंढनी है। अपनी माँ की इस बात से परेशान होकर यश कुछ ही दिनों में अर्पिता से शादी करके उसे घर ले आता है। मगर अर्पिता का काला रंग देखकर उसकी अमीर घमंडी सास चिढ़ जाती है। माँ, ये अर्पिता है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। प्रणाम माँ जी। दूर रहो मुझसे। खबरदार जो अपनी काली जुबान से मुझे माँ जी कहा तो। तुम जैसी काली कलोटी लड़की को मैं अपने पैरों की धूल भी नहीं समझती। बहू मानना तो बहुत दूर की बात है। आज से तू मेरा बेटा नहीं है यश, मेरे सिर्फ 4 बेटे हैं। बेचारी काली बहू को इतना सब सुनाकर सास वहाँ से चली जाती है। ऐसे में चारों अंग्रेजन जेठानियाँ उसका गृह प्रवेश कराती हैं। कम ऑन अर्पिता, गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। जैसे ही अर्पिता गृह प्रवेश करके अंदर आती है तो वो चारों एक साथ कहती हैं, वेलकम टू द फैमिली डियर देवरानी जी। क्या हुआ, तुम ऐसे चुप क्यों हो? कुछ बोलो। मगर मैं क्या बोलूं जेठानी जी, मुझे आप चारों की तरह अंग्रेजी बोलना नहीं आता। ये सुनकर चारों अंग्रेजन जेठानियों को अपनी काली देवरानी के लिए बहुत बुरा लगता है। तभी मिली कहती है, कोई बात नहीं, हम तुमको सिखाएंगे। तुम हमें वेलकम के बदले थैंक यू कहो। अपनी जेठानी के सिखाने पर अर्पिता हिचकिचाते हुए कहती है, थैंक यू। भाभी अर्पिता से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ये बहुत ही गरीब परिवार से है, इसीलिए वहाँ ये पढ़ नहीं पाई, इसलिए इसे अंग्रेजी नहीं आती। इट्स नॉट बिग डील देवर जी, हम चारों जेठानी सब सिखा देंगे, बट अभी हमें थोड़ा टाइम चाहिए बिकॉज ऑफ हम अपनी देवरानी का रूम डेकोरेट करना चाहते हैं क्योंकि आज उसके लिए स्पेशल डे है। इसके बाद चारों अंग्रेजन जेठानी खुश होकर अपनी देवर देवरानी का कमरा सजाकर अपनी काली देवरानी को कमरे में ले आती हैं।
जिसे देखकर अर्पिता खुश होकर आंसू भरी आंखों से भावुक होकर कहती है, जेठानी जी, मैंने सुना था कि अंग्रेज लोग बहुत ही घमंडी होते हैं, मगर ये मेरी खुशकिस्मती है जो मुझ जैसी काली देवरानी को इतना प्यार करने वाली 4 अंग्रेजन जेठानियां मिली है। ससुराल के पहले दिन अर्पिता पहली रसोई में खुशी के साथ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना बनाती है। प्रणाम माँ जी, आइए बैठिए। मेरी काली कलूटी बहू जबरन मेरे बेटे के गले पड़कर मेरे घर की बहू तो बन गई, मगर ये पढ़े लिखे लोगों का घर है। यहाँ पर गवारों की तरह प्रणाम नहीं किया जाता, बल्कि गुड मॉर्निंग विश करते हैं, समझी? चल करके दिखा। गुड मॉर्निंग माँ जी। अनपढ़ अर्पिता को अटपटे शब्द बोलते देखकर शीतल जोर जोर से हंसने लगती है। मुझे नहीं पता था कि मेरी काली कलूटी बैंगन लोटी बहू के लिए अंग्रेजी का अक्षर भैंस बराबर है। चल खाना लगा। अपनी सास से की गई बेइज्जती से बेचारी अर्पिता के दिल पर बहुत बुरा असर होता है, फिर भी वो खाना परोसती है। देखिए माँ जी, मैंने अपनी पहली रसोई में छोले, पूरी, गुलाब जामुन, खीर सब कुछ बनाया है। ओ गॉड, कैसी अनपढ़ गवार बहू पल्ले पड़ गई है। कितना ऑयली खाना है। छोटे घर वाले लोगों का यही हाल होता है। अपने घर में गरीबों वाले दाल चावल से ज्यादा कुछ देखा ही नहीं होगा, है ना? इसीलिए। इस तरह से शीतल फिर से अपनी काली बहू को ताने मारकर खाने की मेज से उठकर कमरे में चली जाती है। तभी उसकी चारों अंग्रेजन जेठानी कहती हैं, जीवरानी जी, सासू मॉम ने तुम्हारा बनाया खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, हम तो खिलाओ। अर्पिता अपने आंसू पहुंचकर अपनी चारों जेठानी को खाना परोसती है, जिसके बाद वो चारों से बात करती हैं। अर्पिता, तुम्हें पता है सासू माँ को तुम्हारी कदर क्यों नहीं है? जानती हूँ जेठानी जी, क्योंकि मैं काली और बदसूरत हूँ, इसीलिए। नो अर्पिता, तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए अब हम तुम्हारी चारों अंग्रेजी जेठानियाँ तुम्हें पढ़ाएंगी और एजुकेटेड बनाएंगी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अपनी चारों अंग्रेजन जेठानियों के समझाने पर अर्पिता पढ़ने के लिए तैयार हो जाती है, और ऐसे में घर के कामों की जिम्मेदारी उसकी 2 जेठानी संभालती तो 2 उसे पढ़ाती। अर्पिता मन लगाकर अपनी जेठानियों से पढ़ती है और अंग्रेजी बोलना भी सीख लेती है। फिर एक दिन उसकी चारों जेठानियां अपने पतियों के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बनाती हैं। अर्पिता, तुम भी चलो ना। शीना इज राइट, अर्पिता कम ऑन, चलो ना, अच्छा लगेगा। नहीं जेठानी जी, आप चारों जाइए, घर पर माँ जी अकेली है ना, उनके साथ भी तो कोई रहने के लिए होना चाहिए। इसके बाद अर्पिता की चारों जेठानियां घूमने चली जाती हैं। वहीं अर्पिता घर के काम करने लगती है। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए अर्पिता की सास का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। माँ, बहू, अरे बहू। ये तो माँ जी की आवाज है। अर्पिता दौड़ते हुए आकर देखती है कि उसकी सास के सर से खून बह रहा होता है। माँ जी, ये सब कैसे हुआ? अर्पिता बिना देर किए डॉक्टर को फोन लगाती है। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी से आ जाइए, मेरी माँ जी की जान खतरे में है। हेलो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इन हिंदी। मिस प्लीज टेल मी द प्रॉब्लम इन इंग्लिश लैंग्वेज। हे भगवान, इस डॉक्टर को हिंदी आती ही नहीं, अब क्या करूं? अपनी सास की हालत देखकर अर्पिता हिम्मत करके इंग्लिश में उससे बात करती है। लिसन टू मी केयरफुली डॉक्टर, माय मदर इन लॉस कंडीशन इज वेरी बैड, शी इज सफरिंग अ लॉट, प्लीज कम क्विकली, एड्रेस प्रीति अपार्टमेंट। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाती है और उन्हें अस्पताल लेकर चली जाती है, जहां डॉक्टर शीतल का इलाज करते हैं। इतने में शीतल की बाकी की चारों अंग्रेजन बहू और उसके बेटे भी अस्पताल में आ जाते हैं, और होश में आने के बाद शीतल सबसे पहले अपनी काली बहू से मिलती है। मुझे माफ कर दे शीतल बहू, मुझे लगता था कि अमीरी और पैसा रुतबा ही सब कुछ होता है। तेरे काले होने की वजह से मैंने तेरी कदर नहीं की, और तेरे अनपढ़ होने के कारण तेरा कितना मजाक भी बनाया, मगर आज तूने ये साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। मुझे मेरे यश की पसंद पर नाज है जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। माँ जी, मैं तो कुछ भी नहीं थी, एक जीरो थी जिसे मेरी बहन जैसी चारों अंग्रेजन जेठानियों ने पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और मुझे अपनी अहमियत करना भी सिखाया। इसीलिए ये शब्द इन चारों के लिए। थैंक यू वेरी मच माई सिस्टर इन लॉज फॉर लविंग मी सो मच। ये कहकर अर्पिता अपनी चारों अंग्रेजन जेठानियों को शुक्रिया अदा करती है।
जिसके बाद शीतल अपनी चारों अंग्रेजन बहू के साथ अपनी काली बहू को भी अपना लेती है। सुनो, मेरे हाथों में दूल्हा दुल्हन वाली मेहंदी लगाना, बिकॉज ऑफ आजकल वो ट्रेंड में चल रहा है और मैं अपनी शादी में सबसे सुंदर दुल्हन लगना चाहती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए प्रिया मैडम, आपने जैसा कहा है मैं आपको डिट्टो वही मेहंदी डिजाइन लगाऊंगी। मेरी होने वाली बहू को एकदम भरे हाथों की मेहंदी लगाना, मेहंदी वाली, और मेरी बहू के हाथों में मेरे बेटे का नाम लिखना मत भूलना। ये कहते हुए सुमित्रा शगुन से भरी चांदी की थाली लिए अंदर आती है, जहां प्रिया की मेहंदी और संगीत की रस्म चल रही होती है। तभी मीनू कहती है, नमस्ते समधन जी, आइए ना, बैठिए, मैं चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। जी नहीं मीनू जी, मैं प्रिया की शादी का लहंगा लेकर आई हूँ। अभी आदित्य को भी शादी की हल्दी मेहंदी लगाना बाकी है। वैसे सजावट बहुत ही सुंदर की है। अच्छा चलती हूँ। माँ, जल्दी से मुझे मेरी शादी का जोड़ा दिखा दो प्लीज माँ। ओफो, ये लड़की भी ना। प्रिया चुपचाप होकर मेहंदी लगवा ली। माँ प्लीज मुझे मेरा लहंगा दिखा दो ना, बस 1 मिनट तो लगेगा। अच्छा बाबा ठीक है, ये ले देख, अब खुश? अपनी शादी का लहंगा देखकर प्रिया बहुत खुश होती है। जहां एक तरफ तो अमीरों की शादियां बड़ी धूमधाम से होती हैं, वहीं एक गरीब अपनी बेटी की शादी किस तरह से करता है, आइए देखते हैं। आरती एक फीकी पुरानी सी साड़ी पहनकर जमीन पर बैठी होती है और उसकी गरीब माँ गायत्री उसे हल्दी लगा रही होती है। तभी उसकी आंख भर आती है। माँ, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अपनी माँ को तुझे जी भर के देख लेने दे मेरी बच्ची। आज तुझे हल्दी और मेहंदी लग रही है और कल तेरी विदाई हो जाएगी। जानती है आरती बेटी, एक लड़की के लिए शादी का पल खुशी और दुख दोनों से भरा होता है। उसे अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल जाना होता है, मगर ससुराल का पहला दिन हर लड़की के लिए वो पल होता है जिसका एहसास जिंदगी भर उसके मन में रहता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची तुझे हर खुशी मिले। एक लड़की के लिए जिंदगी भर के लिए अपना घर बार छोड़कर पराए घर जाना कहाँ आसान होता है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है, जहाँ एक तरफ आरती की शादी गरीबी के चलते बहुत ही साधारण तरीके से रमेश के साथ होती है, वहीं प्रिया की शादी आलीशान महंगे बैंकेट में बड़ी धूमधाम के साथ होती है और वो अमीर घर की बहू बनकर आती है, जहाँ नौकर चाकर ऐशो आराम सब था। ससुराल में उसका स्वागत भी रानियों की तरह होता है। वहीं आरती का ससुराल एक कच्चा पुराना किराए का घर था, जहां आरती की गरीब सास फटी पुरानी साड़ी में उसका स्वागत करती है। आओ आरती बहू, मेरे इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश करके आरती अपनी सास के पैर छूती है। जुग जुग जियो बहू, सदा सुहागन रहो। आज से तुम ही मेरे इस गरीब घर की लक्ष्मी हो। जमुना और सुमित्रा एक दूसरे की पड़ोसन तो है, मगर एक बहुत ही गरीब तो एक बहुत ही अमीर है। अगले दिन आरती और प्रिया दोनों का ही ससुराल में पहला दिन होता है। आरती सुबह सुबह उठकर ससुराल की सफाई में लग जाती है, वहीं प्रिया भी सुबह उठकर बुदबुदाते हुए कमरे से बाहर आती है। ओह नो, शिट शिट शिट, 7 बज गए। प्रिया, आज तो तेरा ससुराल में पहला दिन था और तू पहले दिन ही उठने में लेट हो गई। ये कहते हुए प्रिया जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो घर के नौकर चाकर साफ सफाई में लगे होते हैं और प्रिया की सास सुमित्रा उन्हें काम समझा रही होती है। भोला, जल्दी से सफाई करके रसोई भी साफ कर देना और प्रिया बहू के उठने से पहले उसकी ब्लैक टी कमरे में ले जाना। अजी मालकिन, हो जाएगा। इतने में प्रिया हिचकिचाते हुए अपनी सास से कहती है, गुड मॉर्निंग सासू माँ। खूब खुश रहो मेरी प्यारी बहू रानी। मगर तुम्हें इतनी जल्दी उठने को किसने कहा था? आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और तुम्हारी मुंह दिखाई शाम को है, तो आराम से सोकर उठती। ये बोलकर सुमित्रा अपनी बहू प्रिया को कमरे में भेज देती है और नौकर चाकर से खाना बनवा कर प्रिया को बुलाती है। प्रिया बहू, आ गई तुम। देखो, मैंने सारा खाना अपनी प्यारी बहू के मनपसंद का बनाया है और आज तुम्हारी सासू माँ अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाएगी। अपनी सास का प्यार भरा स्वभाव देखकर प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सासू माँ, काश कि हर लड़की का ससुराल मुझ जैसा मिले तो उसे अपने मायके की कभी याद ना आए।
देखो बहू, हर लड़की को अपना घर बार एक न एक दिन तो छोड़ना पड़ता है। ये सदियों से चली आ रही रीत है जिसे मैं बदल नहीं सकती। मगर मैं जानती हूँ एक लड़की के लिए ससुराल का पहला दिन कितना कीमती होता है। उसे पल पल अपने मायके की याद आती है, इसलिए मैं तेरी माँ तो बन ही सकती हूँ। अच्छा चल, जल्दी से खा ले, फिर तुझे किसी से मिलाने लेकर चलना है। एक तरफ जहाँ प्रिया के लिए ससुराल में उसका पहला दिन बहुत सारी खुशियों से भरा हुआ होता है, वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू आरती शादी के बाद ससुराल के पहले दिन के लिए देखे गए सपनों को लिए हुए रसोई में आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई में मैं क्या बनाऊं? बस यही थोड़ा बहुत राशन है बहू, मिला जुला कर जो भी बना दे। बेचारी गरीब बहू थोड़े से राशन से भी गरीबी में भी खुशी से चूल्हा फूंक कर पूरी सब्जी बना देती है। इतने में उसका पति रमेश हाथों में शराब की बोतल लिए हुए नशे में रसोई में आता है। तभी उसके मुंह से उठे शराब के भपके के चलते आरती कहती है, अजी आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और आपने शराब पी है। इस पर गुस्से से बिलबिलाकर रमेश बेचारी आरती के बाल खींचते हुए कहता है, तेरी माँ का मगरमच्छ पति से जुबान लड़ाती साली, मैंने अपने पैसों से पिया है शराब, तेरे बाप के पैसों से नहीं पिया है, आया समझ में तुझे। शादी के पहले दिन ही रमेश आरती के साथ खूब मारपीट करता है। तभी जमुना आती है, रमेश मैं कहती हूँ छोड़ बहू को। हट जा बुढ़िया, वरना बहू के साथ साथ सास की भी सुताई हो जाएगी, चल हट जा मेरे सामने से। आरती अपने पति से मार खा रही होती है, तभी सुमित्रा अपनी बहू प्रिया के साथ उसके घर मुंह दिखाई में आने का न्योता देने आ जाती है और दरवाजे पर खड़ी प्रिया रमेश को इस तरह से आरती को मारता देखकर उसे धमकाते हुए कहती है, शर्म नहीं आती तुम्हें, पति होकर अपनी पत्नी को इस तरह से जानवरों की तरह पीटते हुए। अब ये फिल्म कौन है, तू होती कौन है हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में बोलने वाली? हाँ, तेरे को समझ नहीं आता है क्या, ये हमारा आपसी मामला है। मैं एक औरत हूँ और मेरे सामने एक दूसरी औरत के साथ इस तरह का जुल्म होते मैं नहीं देख सकती। अरे जो लड़की तुम्हारे लिए अपने माँ बाप और घर बार सब कुछ छोड़कर तुम्हारा घर बसाने आई है, तुम उससे प्यार से पेश आने की जगह ये कर रहे हो। छी, इसका हिसाब किताब तो पुलिस वाले ही करेंगे। मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। अरे ओ भगवान से 2 दिन की छोटी उम्र वाली एक्सपायरी बुढ़िया, पुलिस की धमकी मेरे को देती है। कह रहे तू बुला तू पुलिस को। आई एम रेडी फॉर एवरी चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। सुमित्रा को पुलिस को फोन लगाता देखकर आरती हाथ जोड़कर कहती है, नहीं नहीं आंटी जी, भगवान के लिए पुलिस को मत बुलाइए, वरना मेरे ससुराल की इज्जत पर दाग लग जाएगा और ऐसा होते हुए मैं नहीं देख सकती। देख ले रमेश, तू बेटा होकर भी अपनी माँ के लिए बेटे का फर्ज कभी नहीं निभा पाया, इसलिए इस उम्र में भी जब तेरी माँ को आराम करना चाहिए था तो वो बेचारी इस गरीबी के चलते कोठी में रोटी बनाने का काम करके तुझे खिला रही है। एक बात और रमेश जी, मर्द की मर्दानगी औरत पर हाथ उठाने में नहीं होती। और पता है एक औरत और मर्द में क्या फर्क है? एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल आती है ना, तो शादी के पहले दिन से ही ससुराल को अपना घर समझने लगती है, मगर मर्द अपनी पत्नी के घर को कभी अपना घर नहीं समझ पाता। प्रिया और सुमित्रा की कही गई कड़वी बातें सुनकर रमेश का सारा नशा टूट जाता है और वो खुद को कोसने लगता है। ये नशे में मुझे क्या हो गया? भगवान जिसके साथ मैं 7 फेरे लेकर उसे अपने घर लेकर आया था, मैंने उस पर हाथ उठाया, यही हाथ उठाया था ना मैंने तुम पर आरती। अब ये हाथ ही नहीं रहेंगे मेरे, देखो मैं तोड़ दूंगा। ये कहते हुए रमेश अपना हाथ पटकने लगता है। तभी आरती आंसू भरी आंखों के साथ कहती है, बस कीजिए, खुद को सजा मत दीजिए, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। इस तरह से अमीर गरीब बहुओं के लिए ससुराल में उनका पहला दिन खट्टी मीठी यादों से भरा हुआ बीतता है। वहीं रमेश के सुधर जाने के बाद आरती को भी ससुराल में उसके हिस्से की खुशियां मिल जाती हैं।